आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। पहले सम्राट उड़ीसा के भुवनेश्वर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने वहां पर कहा कि मैं पिछली बार जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने आया था और उपचुनाव के दौरान भी आया था। यह तीसरी बार है जब मुझे यहां आने का मौका मिला है। उपचुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं और हमें उम्मीद है कि उड़ीसा के लोग, जिनका समाजवादी आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें नेताजी बीजू पटनायक और समाजवादी विचारधारा के कई अन्य लोग एक साथ आए और एक बड़ी ताकत बने, हम पीडीए को आगे बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखेंगे। हम उड़ीसा आते रहेंगे। बीजेपी तभी हटेगी। उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि बीजेपी तभी हटेगी जब पूरे देश में बेनकाब होगी। मैं पिछली बार जब आया था भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके और उसके बाद यहां बाई इलेक्शन में भी मैं पहुंचा था, तो अगर हम ये माने साल के 365 दिन, तो मैं तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है। और उस समय जब बाई इलेक्शन था तो मैंने एक बात मंच के माध्यम से जनता के बीच में रखी थी कि हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं और हमें उम्मीद है उड़ीसा की जनता, जो उनका पुराना समाजवादी आंदोलन रहा है, जिसमें नेताजी और यहाँ के बहुत बड़े नेता बीजू पटनायक जी और तमाम समाजवादी विचार के लोग साथ आकर के एक बड़ी ताकत बने थे। हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को हम लोग आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ उड़ीसा हम लोग आते रहेंगे। बीजेपी से जो लड़ने वाले दल हैं, बीजेपी जब पूरे देश में एक्सपोज होगी तब दिल्ली से हटेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विकास की राजनीति और विभेद की राजनीति, यानी ध्रुवीकरण की राजनीति, विकास का दिखावा करने वाली राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें पश्चिम बंगाल में विकास से कोई आपत्ति नहीं है। हम सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और केंद्र की बीजेपी से पूछना चाहते हैं, आपके राज्यों से कितने उद्योग विदेश चले गए और इसके क्या कारण है। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की कीमत क्यों गिर रही है और राज्य सरकार को भी बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में पश्चिम बंगाल से कितने उद्योग बाहर चले गए हैं। विकास की राजनीति और विभेद की राजनीति मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति और इसके साथ साथ विकास कर रहे हैं ये दिखाते हुए प्रचार तो शुरू हो चुके हैं बंगाल में। एक तरफ दीदी और एक तरफ मोदी जी मैदान में उतर चुके हैं। दीदी मोदी की ये खेला जो हमें देखने को पड़ेगा, ये हमें मालूम पहले था और ये अभी देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विकास हो, इसमें कोई हमें विरोध नहीं। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और केंद्र की पार्टी सत्ता में अभी जो राज कर रहे हैं मोदी जी, दोनों को मैं दो छोटा छोटा सवाल करना चाहते हैं। आप लोग अपना राज्य में बताइए, हिंदुस्तान में कितने उद्योग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए विदेशों में, ये पहले बताइए। और इसके बजाय क्या है। और हमारे डॉलर की मुकाबले हमारे देश की जो पैसा, इसका किस तरीके से इतना ह्रास हो रहा है, इतना कम होते जा रहे हैं मूल्य। इसका राज क्या है, इसका पीछे कारण क्या है, ये केंद्र सरकार को बताना चाहिए। और साथ साथ बंगाल की सरकार को भी ये बताना पड़ेगा कि उनकी राज्य में इस पश्चिम बंगाल से कितने सारे उद्योग बाहर चले गए और बंगाल प्रवासी मजदूरों की एक ठिकाना बन गए। कैसे प्रवासी मजदूरों को घर बन गए बंगला। किसका लापरवाही और किसकी ये गलती, ये दोनों बताए। मोदी जी को इतने दिन, इतने सालों के बाद क्यों बंगाल के विकास के लिए चिंता करने पड़ते, क्यों इसके पहले इसका चिंता नहीं हुई थी।
ये भी बताइए। लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। चुनाव आते ही आप लोग आ जाएंगे बंगाल में और दीदी और मोदी की मुकाबला टक्कर हम देखते रहेंगे। चुनाव खत्म, अपने अपने घर वापस। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आप सभी ने देखा है कि महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता हासिल की। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। कुछ दिन पहले केरल नगर निगम चुनाव में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत हासिल किया। उन्होंने कहा कि आज देश के एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी चुनाव में जो अभूतपूर्व सफलता बीजेपी एनडीए महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करते हैं। आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। आज देश के और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो अभूतपूर्व सफलता भाजपा एनडीए और वहां महायुति को मिली है, उसके लिए हम महाराष्ट्र की जनता का, महाराष्ट्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का यह शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की धरती जो भारत के सांस्कृतिक गौरव का केंद्र रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य जहां से प्रारंभ हुआ, जहां से लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया और जो राष्ट्रवाद के विचारों की उर्वरा भूमि रही है, और जो आज मुंबई जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का आर्थिक राजधानी हो, तो मैं कह सकता हूं भारत के सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए विकास की इस नई इबारत को जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में लिख रहे हैं, उसको उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगाई है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टार्टअप इंडिया मिशन को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 सालों में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक क्रांति बन गया है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में लगभग 125 एक्टिव यूनिकॉर्न हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भी इस सफलता की कहानी को हैरानी से देख रही है। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन
एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। आने वाले समय में जब भारत की स्टार्टअप जर्नी की बात होगी तो यहां इस हॉल में बैठे कितने ही युवा खुद में एक ब्राइट केस स्टडी बनने वाले हैं। और साथियों, मुझे ये देखकर और भी अच्छा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया का मोमेंटम लगातार तेज हो रहा है। आज के स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं। यूनिकॉर्न अपने आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पिछले ही साल यानी 2025 में करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी करने पर बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने कहा कि भारत संविधान और कानून से चलता है और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दी है। बंगाल में कोई नवाबी रियासत नहीं है, बल्कि वो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। जिस तरह से सभी राज्यों में कानून व्यवस्था है, उसी तरीके से बंगाल में भी कानून का ही राज रहेगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से की है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ममता बनर्जी को इस बात से कोई असर होगा। देखिए, भारत संविधान और कानून से चलता है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दी है। बंगाल में कोई नवाबी रियासत नहीं है, बल्कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। और जिस तरीके से सारे राज्यों में कानून व्यवस्था है, लोकतंत्र, उसी तरीके से बंगाल में भी निश्चित ही लोकतंत्र कानून का ही राज्य रहेगा। ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने की। और जिस तरीके से विगत दिनों में एक प्रदेश की मुख्यमंत्री के माध्यम से फाइल उठा करके ले जाना और वहां करके पुलिस वालों को जिस तरीके से उन्होंने दुरुपयोग किया, गुंडागर्दी करके, और जो स्वतंत्र संस्था है ईडी, उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना, तो निश्चित ही ये निर्णय तो सर्वमान्य होना ही चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और लेकिन उम्मीद नहीं कि ममता बनर्जी को इससे कुछ असर होने वाला है। जिस तरीके से उनकी मनमानी और जो नवाबी रियासत समझ करके बंगाल को एकाधिकार वो समझ रही है, मुझे लगता है कि उनको जनता आने वाले समय पर स्पष्ट जवाब देने वाली। चलिए, मौसम की भी बात करना जरूरी है। यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश शिमला की बात करेंगे। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा है कि 16 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ राज्य की ओर बढ़ रहा है। 16 तारीख से इसका असर चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में होगा, जहां हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की उम्मीद है। 19 तारीख की उन्होंने बात की है। 19 तारीख तक बर्फबारी होने की संभावना है। कांगड़ा, कुल्लू और मनाली के ऊपरी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैदानी इलाकों में शीतलहर की संभावना है। देखिए, ओवरऑल मौसम की बात करें तो आज 16 तारीख से एक फीवर डब्ल्यूडी प्रदेश को अप्रोच कर रहा है। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो विशेषता डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के क्षेत्र में रहेगा, जहां पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। और 19 तारीख तक ये संभावना है कि जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहीं पे ये जो बारिश और स्नोफॉल है वहाँ कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम हो सकती है। वहीं बात करें जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी, यहाँ पे संभावना है कि इसी दौरान 1-2 स्थानों में हल्की बारिश या हाई चीज में हल्की बर्फबारी हो सकती है। जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, साथ में सिरमौर, सोलन, शिमला, यहाँ पे क्लाउडिंग जरूर हो सकती है इसी दौरान, परंतु ऐसा बारिश की संभावना काफी कम है। और अलर्ट्स की बात करें तो देखिए, आज सुबह भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा, यहाँ पे 1-2 पॉकेट्स में सीवियर टू वेरी सीवियर कोल्ड वेव रिपोर्ट की गई है। और कल मॉर्निंग में भी संभावना है कि इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड वेव
मतलब विटनेस की होने की संभावना है। हालांकि फॉग की पॉसिबिलिटी कम होगी, आज भी फॉग रिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि अब देखिए अब 19 तारीख तक WD का प्रभाव रहेगा, तो इसके चलते जो फॉग है उसकी संभावना काफी कम है। और ओवरऑल अगर तापमानों की बात करें, जो न्यूनतम तापमान है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में 0 से कम रिकॉर्ड किए गए हैं, वहाँ सबसे कम -5.2 था। वहीं अगर बात करें कल्पा, सोलन, सियोबा, कुल्लू, वहाँ पे भी जो न्यूनतम तापमान है वो 0 के आसपास ही है। अगर बात करें शिमला की, तो शिमला का न्यूनतम तापमान था अराउंड 10 डिग्री। और जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें शिमला है, कल्पा है, मनाली, यहाँ पे जो हालांकि जो अर्ली मॉर्निंग के तापमान है वो सामान्य से अधिक चल रहे हैं। और सोलर में देखिए में भी 0 के आसपास रिकॉर्ड किया गया, तो काफी वेरिएशन है न्यूनतम तापमानों में। इसमें जो स्पेशली जो हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो मिडिल में, वहाँ पे न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सामान्य के आसपास चल रहे हैं और वहाँ पे शीतलहर भी रिपोर्ट की जा रही है। हालांकि जैसे ही कल से जैसे WD का प्रभाव रहेगा तो न्यूनतम तापमान भी ओवरऑल प्रदेश में राइज करेंगे। अगर हम शीतलहर की बात करें, क्या हुआ? देखिए, जो अर्ली मॉर्निंग में जो स्टेशन बिलासपुर में बरठी हैं, फिर ऊना है स्टेशन, हमीरपुर है, मंडी है, तो यहाँ पे जो तापमान है न्यूनतम वो 4 डिग्री से कम रिकॉर्ड किए गए। सबसे कम अगर मैदानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बरठी में था 1.1 डिग्री सेल्सियस, मंडी में 2 डिग्री के आसपास था, बिलासपुर में 4 डिग्री के आसपास था, ऊना में भी 3 डिग्री के आसपास था। तो वहाँ पे शीतलहर रिपोर्ट की गई और कल भी संभावना है मॉर्निंग में कि मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर विटनेस की जा सकती है। ऑरेंज अलर्ट नहीं, येलो अलर्ट है कोल्ड वेव का। शिमला सिटी की बात करें, बारिश बर्फबारी होने की संभावना है? नहीं, देखिए 16 से लेके 19 तारीख तक क्लाउडिंग जरूर हो सकती है शिमला शहर में इटसेल्फ और कुफरी के आसपास, परंतु ऐसे बारिश और बर्फबारी की संभावना इस स्पेल के दौरान अभी नहीं है। अगर हम बात करें ड्राई स्पेल अभी चला हुआ है, कितनी कम बारिश हुई है? देखिए ओवरऑल -83% कम बारिश रिकॉर्ड की गई जनवरी में, जिसमें 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई अभी तक। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन पर कहा कि दुनिया भर में अलग अलग जो चुनौतियां हैं, अवसर हैं, उन पर लोकतंत्र को कैसे मजबूत कमजोर किया जा रहा है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया का दुरुपयोग, कई ऐसे विषय हैं जहां कभी लोकतंत्र को कमजोर तो कभी मजबूत किया जाता है। दुनिया भर के सामने सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में जो बहुत सारे देश पिछड़ गए हैं, उन्हें कैसे पूरा किया जाए, कैसे उत्थान किया जाए, लोकतंत्र को मजबूत करें, इसके लिए दुनिया भर में जो अलग अलग चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उन पर भी लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे कहाँ कमजोर किया जा रहा है, ये भी बहुत सारे मुद्दे भी हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोशल मीडिया का उपयोग दुरुपयोग हो, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट विषय भी हैं जहां कहीं लोकतंत्र को मजबूत किया जाता है तो कहीं कमजोर किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी के उपयोग सदुपयोग ऐसा, और साथ ही साथ दुनिया भर के सामने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको अचीव करने के लिए जो बहुत सारे देश पिछड़ गए हैं, उनको भी कैसे पूरा किया जाए, कैसे गरीब तबके के लोगों का उत्थान किया जाए। मुझे लगता है डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस नए विचार साझा करने का अवसर भी देता है, जो सफल प्रयोग है उनको साझा करने के भी अवसर देते हैं, और कहीं ना कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसकी मैं चर्चा यहाँ पे हुई, उससे जागरूकता भी होती है और बहुत सारे लोग अपने कामकाज में बदलाव करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कल कहा कि दुनिया भर के देशों में जब वो जाकर मिले, जहां से उनको लगा कि अपनी पार्लियामेंट में कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो राज्यसभा के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या लोकसभा के स्पीकर से वो आते सब कुछ साझा करते थे। सर, एक बड़ी खबर जो ये है कि ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर ये जो एफआईआर पर जो रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मनमानी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, यही पहचान अब बंगाल की बनकर रह गई। ममता बनर्जी जी के राज में बंगाल में जहां आम जनमानस उनकी सरकार के भ्रष्टाचार और अत्याचार से पीड़ित है, वहीं पर देश की संस्थाएं जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है तो ममता बनर्जी खुद सड़कों पे उतर आती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई तीसरी बार की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की जांच करी जांच एजेंसियों के खिलाफ उतर आती हैं, कागज छीन लेती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य बंगाल का क्या होगा कि ममता जी ने जहां बंगाल के लोगों को केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने दिया,
उससे वंचित रखा। वहीं पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया। फर्जी वोटवाड़ा हो या फिर अब अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम हो या जांच को रोकने का काम हो, हर जगह ममता जी का चेहरा बेनकाब हुआ है। तृणमूल कांग्रेस जा रही है, ममता जी की घबराहट, बौखलाहट और झंझनाहट नजर आ रही है। राहुल गांधी का मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।